सबसे पहले तो कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन को सेंड करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, है ना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन को सेंड करना, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट होते थे, तो आपको पता होगा कि भाई हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती थी, पहले ट्रांसमीटर होता था, ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को क्या करता था, ट्रांसमिट करने से के लिए रेडी करता था। ओके, इस तरह से एलिमेंट्स हैं ये। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन को रेडी टू ट्रांसमिट करना है। अगर रेडी टू भी ट्रांसमिटेड करना है तो उसके लिए हमें उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि हमारे पास कोई वॉइस है, तो वॉइस तो मतलब साउंड। अब हमारे पास साउंड है, उसको हमें ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे, है ना। तो ट्रांसमीटर का काम होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसमिट करना, देन ट्रांसमिट सॉरी कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो है, वो चैनल में भेजी जाती है। चैनल का मतलब होता है वो मीडियम जिस मीडियम के अंदर अल्टीमेट सिग्नल्स को ट्रेवल करना है। अब अगर सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा। अगर सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है तो वायर लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर सिग्नल लाइट के फॉर्म में है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो चैनल का मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है। देन क्या होगा, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन यहाँ पर बेटा और भी कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी वहां पर होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉइज। तो नॉइज का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इन द सिग्नल जो एक्चुअल में हमने सेंड किए थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीवर एंड पे पहुंचने से जस्ट पहले हमने यहाँ पर नॉइज फिल्टर लगाया है जो इस नॉइज को रिमूव करेगा यहाँ से। उसके बाद रिसीवर सेम प्रोसेस करेगा जो ट्रांसमीटर ने किया था। रिसीवर भी यहाँ पर सेम प्रोसेस कर रहा है, बस सिर्फ उसको वो क्या कर रहा है, रिसीव करने के बाद कर रहा है। पहले रिसीव करेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, एंड वो जो इंफॉर्मेशन है वो इस किसी भी इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं, उनके थ्रू हम वहां पर सेंस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक पॉइंट आ रहा है एक और, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये मैंने आपको एक चार्ट दिखाया हुआ है, इस चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक्चुअल सिग्नल था जिसको हमने ट्रांसमीटर से प्रोसेस करके ऑब्टेन किया है। उस सिग्नल को जब हम चैनल को देंगे तो चैनल में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नॉइज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये मैंने दिखाया हुआ बेटा, नॉइज इन्वॉल्व हो गई है, नॉइज इन्वॉल्व हो गई है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, ठीक है। अब जब नॉइज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो जो सिग्नल यहाँ पर ऑब्टेन किया है आपने, ये कैसा है, दिस इज डिस्टॉर्टेड सिग्नल, सिग्नल डिस्टॉर्टेड है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसको नॉइज को यहाँ से फिल्टर किया, नॉइज को फिल्टर किया, नॉइज को फिल्टर करेंगे। तो नॉइज को फिल्टर होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस सिग्नल को जब हमने नॉइज यहाँ से फिल्टर की तो ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एनर्जी भी कुछ कम हो गई। तो जो फिल्टर्ड सिग्नल हमको मिला है वो कैसा है, फिल्टर्ड सिग्नल जो हमको मिला है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वो ओरिजिनल सिग्नल जो था हमारे पास उसके जैसा नहीं है, बल्कि उसका एम्पलीट्यूड कुछ कम हो गया है। तो अब जब यही सिग्नल अगर आपने रिसीवर को दे दिया तो रिसीवर तो इसी को प्रोसेस कर देगा, तो उसको क्या लगेगा कि भाई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही आई थी। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो थी, एक्चुअल सिग्नल जो था उसमें तो एम्पलीट्यूड हाई था। तो हमें इसको इनिशियल फॉर्मेट में वापस से लाना है। उसके लिए हमें इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जिसका जितना एम्पलीट्यूड इसका था उतना ही एम्पलीट्यूड इसको करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें एम्पलीफायर चाहिए। एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, and the device which is used to do so is called the amplifier. Okay, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के अंदर आपको ये याद रखना है कि वेव फॉर्म जो है सिग्नल का उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फेज जो कुछ भी होगा वो भी रहेगा सेम, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा तो एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। दिस इज द की पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर। अब एक यहाँ पर टर्म आता है रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, बहुत ही इजीली है, समझेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा।
हमने क्या देखा कि सपोज हमारे पास दो सिटीज हैं, सिटी ए सिटी बी। सपोज इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। एक एग्जाम्पल ही है, डेटा यहाँ पर प्रैक्टिकल डेटा से डिफरेंट हो सकता है। अभी ए एंड बी दो सिटीज थे, दोनों के बीच का सेपरेशन 120 किलोमीटर। हमने यहाँ पर बेटा एक ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज कर रखा है। ये एंटीना वही है जैसा कि आप मोबाइल टावर देखते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है हर तरफ। अब जब इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है तो अब इस जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसकी कुछ रेंज होगी ना। रेंज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जाकर के हम सिग्नल को रिसीव कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इस टावर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब जो सिग्नल्स हैं उनकी इंटेंसिटी डाउन होती जाएगी। तो एक डिस्टेंस के बियॉन्ड उनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी होगी कि हम उनको सेंस भी नहीं कर सकते। तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे जाकर के आप इन सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं रेंज। ठीक है, सपोज करिए कि इसकी रेंज जो है वो 50 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, विद इन द 50 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर सपोज ये इसकी रेंज थी 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तक तो हम इसको सेंस कर सकते थे, बट उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते थे। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक ऐसी डिवाइस जो इसकी रेंज के बियॉन्ड भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। दिस इज रिपीटर। रिपीटर क्या करने वाला है, रिपीटर बेटा इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ये देखिए यहाँ से आने वाले सिग्नल्स को इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद अब जब यहाँ पर पहुंचे होंगे सिग्नल्स तो इंटेंसिटी डाउन हो गई होगी। तो अब ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद ये इसको वापस से रीसेंड करेगा हर डायरेक्शन में। ओके, फिर अगर इस रिपीटर को देखें, इसकी खुद की भी कुछ रेंज होगी। अगर उस रेंज के अंदर आ गया है पॉइंट बी तो ठीक है, अदरवाइज हमें एक और रिपीटर ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। तो हम मल्टीपल रिपीटर्स यूज कर सकते हैं रेंज को बढ़ाने के लिए। तो रिपीटर का मतलब क्या है, रिपीटर का मतलब कि इसमें तीनों चीजें ही हैं। इसमें रिपीटर के अंदर एक रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है, एक एम्पलीफायर है जो एम्पलीफाई कर रहा है, एंड देन एक ट्रांसमीटर है जो ट्रांसमिट कर रहा है। इन तीनों का जो सेट बनाया है हमने, कंबाइंड सिस्टम बनाया, इसको ही हम बोल रहे हैं दिस इज रिपीटर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि भाई जनरली जो डिफरेंट टाइप के चैनल्स हमने देखे हैं, कौन कौन से चैनल्स, जैसे वायर लाइन है, फ्री स्पेस मतलब जहां पर आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये डिफरेंट जो चैनल्स हैं उनकी बात करना हम। तो इन सारे चैनल्स की भी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है कि जनरली ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज के कम्युनिकेशन के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट चैनल्स। तो इसका एक जनरल आइडिया यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि वायर लाइन के थ्रू हम लोग 10 to the power 9 हर्ट्ज से लेकर के 10 to the power 10 हर्ट्ज तक के जो सिग्नल्स होते हैं इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन किसका पॉसिबल है, 10 की पावर 3 हर्ट्ज से 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए कितनी रेंज है ऑप्टिकल फाइबर की, 10 to the power 12 हर्ट्ज से 10 to the power 15 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ओके, देन अब हम यहाँ पर बेसिकली ये दोनों चीजें तो आपको दिखी ना, इसमें वायर लाइन जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, एंड ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के फॉर्म में। बट हम अभी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इस फ्री स्पेस की, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही हो रहा है। तो ट्रांसमिशन ऑफ
electromagnetic waves through space. ओके, देखिए 3 तरह के कैटेगरी हैं जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम ट्रांसमिशन की कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे 3 तरह से वेव्स का प्रोपोगेशन हो सकता है। फर्स्ट केस है विच इज कॉल्ड द ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। सेकंड है स्काई वेव कम्युनिकेशन। देखिए इन पे बेस्ड अगर आप देखेंगे तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन एंड स्काई वेव कम्युनिकेशन। एंड थर्ड है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। ओके, क्या है तीनों में क्या डिफरेंस है और कब हम बोलेंगे ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन हो रहा है या स्काई वेव कम्युनिकेशन हो, समझिए। बेसिकली अगर सिग्नल जो हमारे पास है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो हम उनका ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन करा सकते हैं, मतलब ग्राउंड वेव्स के फॉर्म में वहां पर कम्युनिकेशन होने वाला है। बट अगर सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सॉरी मैंने गलत डेटा बता दिया, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज या उससे भी बिलो है, तो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होंगे उनका ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन होने वाला है। उनको हम ग्राउंड वेव मतलब ग्राउंड वेव्स के फॉर्म में ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास सिग्नल ऐसा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा हो एंड अप टू 30 मेगाहर्ट्ज तक की हो तो हम स्काई वेव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हमारे पास जो जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज या उससे भी ज्यादा है तो वहां पर स्पेस वेव कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है? ओके। बट ये जो मैंने वैल्यू दी है ये 2 मेगाहर्ट्ज, एग्जैक्टली 2 मेगाहर्ट्ज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रेंज की ही बात हो रही है, रेंज। क्लियर है क्या? तो बाउंड्रीज एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, रेंज मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया। किनको ग्राउंड वेव बोलेंगे, क्या डिफरेंस है तीनों में, इसको अब हमें समझना है वन बाय वन। देखिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड वेव की बात करें अगर, तो ग्राउंड वेव के साथ क्या हो रहा है, these waves travels through atmosphere following the अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलली ये वेव्स ट्रेवल करेंगी। क्लियर? तो जब अर्थ सरफेस के पैरेलली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही होंगी और फ्रीक्वेंसी उसकी 2 मेगाहर्ट्ज से बिलो होगी तब हम उनको बोलेंगे ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन और ये अर्थ के पैरेलल ऑलमोस्ट जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ग्राउंड वेव्स ग्राउंड के पैरेलली जाएंगी बेटा ये, तो ग्राउंड वेव्स बिकम वीकर as the frequency increases। अब समझिए क्या बोला जा रहा है कि ग्राउंड वेव्स जो होती हैं, ग्राउंड वेव्स कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वैसे ही इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ और कम होने लगेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से तो डेफिनेटली क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा?
क्योंकि ये अर्थ के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फ्री स्पेस तो है नहीं, एटमॉस्फेयर के थ्रू ये ट्रेवल करनी है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ग्राउंड के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होने लगता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने लगता है बहुत ही रैपिडली। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पर फिनोमेना होता है, सो दैट इनकी जो स्ट्रेंथ है कम होने लगती है। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय अर्थ और ग्राउंड। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड वेव communication is generally used for ब्रॉडकास्टिंग के लिए इनका यूज होता है जनरली। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, रेंज ऑफ ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पर। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इनके रेंज चेंज हो जाएगी। देन पावर ऑफ द ट्रांसमीटर मतलब जिस डिवाइस से हम सिग्नल्स को, आपको मैंने बताया था ट्रांसमीटर का मतलब याद है आपको, ठीक है ना। पावर ऑफ द ट्रांसमीटर की जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर रेंज चेंज होगी। तो कुछ ये बेसिक से पॉइंट्स थे इनके बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्काई वेव कम्युनिकेशन। स्काई वेव कम्युनिकेशन कब होगा इसको समझिए, किसको बोल रहे हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर बेटा क्या हुआ, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में जो वेव्स थी वो अर्थ के पैरेलल ट्रेवल की, ऑलमोस्ट अर्थ के पैरेलल गई और एक पॉइंट से ट्रांसमिट हुई, दूसरे पॉइंट पर रिसीव हो गई। ठीक है, अभी क्या हो रहा है स्काई वेव प्रोपोगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपको दिखेगा। क्या डिफरेंट है समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि ये है हमारे पास अर्थ, लेट यहाँ पर है एक सेंडर मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, सिग्नल्स को सेंड करेगा। लेट सिग्नल ऐसे सेंड किया इसने। यहाँ पर आपको पता है अर्थ के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आयोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, है ना। इस तरह से बहुत सारे स्फेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। उसमें से ये जो आयोनोस्फेयर है, लेट मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है आपको आयोनोस्फेयर की लेयर, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स जाएंगे वो सिग्नल्स इन आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के लौटेंगे। ओके बेटा, कहाँ गए, स्काई में गए हैं, आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के लौटे हैं, एंड जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर लौटेंगे देन यहाँ पर कोई अगर रिसीविंग एंटीना है तो वो इनको रिसीव करेगा। ओके, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल होकर के ये वेव्स आ रही है। ओके, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज स्काई वेव कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये जो लेयर है जहां से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज आयोनोस्फेयर। ठीक है बेटा, ओके। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए तो हम बोल सकते हैं कि आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर हम किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तभी तो गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती थी, याद है ना आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर स्काई वेव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एक लिमिट आएगी। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते जाएंगे इन वेव्स की, वैसे वैसे इनकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी।
तो एक फ्रीक्वेंसी पे जाकर के ऐसा हो जाएगा कि आयनोस्फीयर को भी ये पेंटेट करके एस्केप कर जाएंगी, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो एक लिमिट होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को आप आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं या स्काई वेव कम्युनिकेशन जिसका करवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैं इस वाले पॉइंट को ही डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। क्या हो रहा है? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स की ही वैरायटी है ये सारी बेटा, रेडियो वेव्स की ही वैरायटी है, which when sent towards ionosphere gets reflected from it and returns to earth is called critical frequency, ओके। अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए बेटा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है ये, here fc is the critical frequency, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है, एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे जो एन मैक्स है ये क्या है? नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना कि आयनोस्फीयर में क्या होते हैं? आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आयन्स जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है वहां पर, उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर आप के दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है कि सर ये वैल्यू तो फिक्स्ड होगी ना, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आयनोस्फीयर जो है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, या अर्थ के एटमॉस्फेयर की ही बात करें अगर, तो इसके भी पैरामीटर्स थ्रू आउट द डे चेंज होते रहते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की विड्थ चेंज होती रहती है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पूरे डे में ये इसमें वेरिएशन आता रहता है, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, अलग इंस्टेंट पे अलग वैल्यू यहाँ पर एन मैक्स की होगी, वो आपको प्रॉब्लम के अंदर दी जाएगी अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब थर्ड है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ये क्या है? तो अभी बेटा यहाँ पर स्पेस वेव प्रोपोगेशन मतलब जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव थी, मतलब 40 मेगाहर्ट्ज या इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, इनके लिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन ही होता है। अब इसमें क्या हो रहा है? स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है इसको समझें अगर, तो कुछ स्पेशल नहीं है बेसिकली। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्पेस waves travel through atmosphere from transmitting antenna to receiving antenna straight directly. So that it is also called line of sight communication. क्या डिफरेंस आया भाई? किसी को क्या समझ में आई ये लाइन? भाई यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसीज लो थी, लो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हो रहा था, इसके ऊपर भी डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स थे उनकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी रेंज बहुत कम हो रही है, ग्राउंड के पैरेलल जा रही है, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी थी। और हाँ, अभी जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जो एटमॉस्फेयर वाली, उसमें भी देखा था आपने कि कुछ लेयर्स ऐसी हैं एटमॉस्फेयर की जो इनके ऊपर भी इफेक्ट डाल रही है ना।
रिफ्लेक्ट कर रही हैं या एब्जॉर्ब कर रही हैं, इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। स्काई वेव कम्युनिकेशन में मैंने आपको दिखाया, इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो ही रिफ्लेक्शन के थ्रू रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ यहाँ पर रोल है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर की वजह से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है, समथिंग एल्स। बट स्पेस वेव कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है। तो अब एटमॉस्फेयर का कोई भी रोल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है। ये लाइन ऑफ साइट के अलोंग स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी, कोई भी लेयर एटमॉस्फेयर की इनको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, डेविएट नहीं कर पाएगी। क्लियर है क्या? ओके, इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जब ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर रेंज भी डिफाइन की जा सकती है। देखो, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, बाकियों में तो रेंज डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड ऑल क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज, बट यहाँ पर रेंज डिफाइन करना इजी हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यहाँ पर रेंज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने ये आपको दिखाया हुआ है कि लेट ये अर्थ सरफेस है ना, ये सपोज ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर मैंने एक ये ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज किया हुआ है। देखो बेटा, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है। अब बताइए कहाँ तक इसको, कब इसको रेंज कहाँ तक इसको रिसीव किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जहां तक टेंजेंट ड्रॉ होगी वहां तक। बताओ ठीक है क्या? आप समझ पा रहे हैं? डायग्राम वापस से देखिए, यहाँ पे मैं साइड में एक बार बना के आपको दिखाता हूँ। भाई अगर ऐसा होता है यहाँ पर, तो अर्थ तो कर्व्ड है ना, तो ये अगर एंटीना होता है ना बेटा, तो आप यहाँ पर कहाँ तक सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं? जहां पर टेंजेंट आती, जहां पर टेंजेंट आती। बताओ बेटा, इसके बियॉन्ड तो नहीं कर पाते ना हम, इस पॉइंट पे तो नहीं आ पाते ना, समझ पा रहे हैं ना? तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन अगर है, इसलिए हम रेंज डायरेक्टली ज्योमेट्री के बेसिस पे डिफाइन कर पा रहे हैं, और कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो रेंज कहाँ तक आ गई? यहाँ तक हम सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करा जा पाएगा। अगर आप इस पूरे के पूरे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाई है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है बेटा? ये सर्कल बन रहा होगा ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल बन रहा होगा ना, बताइए। अरे बोलो भाई, सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। होगा ना बेटा, ये इसके ऊपर ऐसा सर्कल बनेगा कुछ, तो उसी की बात हो रही है। अब उसी चीज को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। सपोज दिस वाज द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का मैंने पार्ट ही दिखाया है, ये इसका सेंटर हो गया। ये हाइट ऑफ द टावर इज एच टी मैंने इसको बोल दिया है। ओके, देन यहाँ पर ये जो लेंथ है, देखो यहाँ जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है बेटा, उसको अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं, तो आपको पता है स्फीयर में किसी पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो लेंथ किसके इक्वल होगी? तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है ये। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है, ये लेंथ कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। ठीक है क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो लेंथ आपको दिख रही है, दिस इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने RX बोला हुआ है इसको। ठीक है, ओके। बताइए, ये जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल, अरे 1 मिनट, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये 90 डिग्री है एंगल, है ना? यस सर। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड कितनी होगी? ये होगी RE प्लस HT का स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर। लिखेंगे ऐसे, RE प्लस HT का स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर। ये लेंथ होगी इस वाली क्वांटिटी की इक्वल। अच्छा, इस क्वांटिटी को अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये दोनों तो इक्वल ही होंगे, क्योंकि अर्थ की रेडियस के कंपेरेटिवली HT तो बहुत स्मॉल है ना, और अगर ये बहुत स्मॉल है तो ये एंगल जो होगा ये तो बहुत ही स्मॉल होने वाला है। ये वाला एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, बोलो बेटा, और ऑलमोस्ट ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी।
भाई प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। आप जो टावर लेंगे वो कितनी हाइट का होगा, बताओ वो कितनी हाइट का होगा? वो कुछ मीटर का हो सकता है, 200 मीटर का हो सकता है, 300 मीटर का हो सकता है, इससे ऊंचा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये तो ऑलमोस्ट सेम है ना। तो मैं इस लेंथ को लिखना था मुझे पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली, बट इसको मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर एक्स। तो आर एक्स स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। इसको सॉल्व कर देंगे अगर आप, तो ये आर ई स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर प्लस 2 आर ई इंटू एच टी माइनस का आर ई स्क्वायर लिखा होगा, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखा होगा 2 आर ई एच टी प्लस एच टी स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एच टी स्क्वायर के कंपेरेटिवली आर ई इंटू एच टी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेटिवली हाइट ऑफ द टावर डेफिनेटली बहुत स्मॉल है। तो आप इस क्वांटिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर था, आर एक्स की वैल्यू निगलेक्ट करने पर ये आ जाएगी क्या, बताइए। तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, ओके, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अभी हमने यहाँ पर ये एक सिचुएशन देखी कि भाई जो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन है ये डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द टावर पर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग टावर पर। अभी सपोज अगर हमको रेंज बढ़ानी होती तो रेंज बढ़ाने के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं। देखिए हम एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये लिया है ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से लाइन ऑफ साइट वाले कॉन्सेप्ट से देखें अगर, तो जो कम्युनिकेशन हो सकता है इस लाइन के अलॉन्ग हो सकता है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर जो रिसीविंग एंटीना है ना बेटा, वो भी ग्राउंड पे नहीं रखा है बल्कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे रख दिया, लाइक दिस। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। अब आपको क्या दिखेगा जब इस तरह का आप सिचुएशन लेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है कि टोटल रेंज, अब देखा जाए अगर यहाँ पर ग्राउंड में आपको रखना होता तो ग्राउंड में आप रिसीविंग एंटीना को इस एरिया में कहीं भी रख सकते हैं, बट जब आपने कुछ हाइट पे रखा है तो टोटल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन तो बढ़ गई है ना, बताइए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप रिसीविंग एंटीना जो है उसको भी हाइट पे रख करके रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये रिसीविंग एंटीना की हाइट थी, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट थी, ये ये ट्रांसमिटिंग एंटीना की रेंज थी एंड ये रिसीविंग एंटीना की रेंज है। टोटल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाएगा आपसे, टोटल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो टोटल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन कितना हो जाएगा, वही अप्रोक्सीमेशन अभी भी, हाँ वही अप्रोक्सीमेशन अभी भी काम करने वाला है डायरेक्टली कि ये लेंथ आर आर के इक्वल होगी, ये लेंथ आर टी के इक्वल होगी। तो टोटल रेंज कितनी हो जाएगी, आर टी प्लस आर आर। आर टी कितना होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना की रेंज, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग टावर एंड 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रेंज इंटू हाइट ऑफ द receiving antenna. This will be the total range. ओके, बताइए कोई कंफ्यूजन अगर है तो। नहीं होगी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, अल्टरनेटिवली एक चीज और हो सकती है, स्पेस वेव प्रोपगेशन जब हम करवा रहे हैं तो एक और मेथड हो सकता है स्पेस वेव प्रोपगेशन का। क्या हो सकता है वो मेथड, देखिए कि ये थी हमारे पास अर्थ, यहां पर हमारे पास था कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज कर लिया। सैटेलाइट है बेटा। अब यहाँ पर सैटेलाइट की हाइट तो काफी ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ से जो सिग्नल जाएंगे उनको ये सैटेलाइट रिसीव करेगा, देन सैटेलाइट रिसीव करने के बाद वापस से इनको रीसेंड कर देगा। अब जब सैटेलाइट वापस से रीसेंड करेगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि सिग्नल्स रिसीव किए जा सके, देख पा रहे हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट भी हम स्पेस वेव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। एंड जब हम सैटेलाइट के थ्रू स्पेस वेव प्रोपगेशन करवाएंगे तो रेंज पहले से भी ज्यादा मिल जाने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट की हाइट
डेफिनेटली जो टावर होगा उसकी तो कंपेरेटिवली बहुत लार्ज है ना? बताइए, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ओके, समझिए बेटा, एक बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स। क्या होते हैं ये बेस बैंड सिग्नल्स? जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल्स। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर कॉल्ड द बेस बैंड सिग्नल्स। सपोज हमारे पास बेस बैंड सिग्नल्स से हमें इनको ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो जब हम बेस बैंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ बेस बैंड सिग्नल्स। ओके, इसमें एक और हेडिंग हो सकती है, वो हेडिंग अभी आपको मैं बताता हूं। सेम चीज की एक और हेडिंग हो सकती थी। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है साइज ऑफ एंटीना। साइज ऑफ एंटीना, ये क्या है बेटा? ये क्या प्रॉब्लम है? तो हमने देखा कि जब हम ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात करते हैं तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का साइज भी मैटर करता है इन द ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना था हम एक ही एंटीना से सारे सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि जब भी हम किसी सिग्नल को किसी एंटीने से ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एंटीने का जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स के कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? तो साइज ऑफ एंटीना must be comparable to the wavelength of signal. This is the condition. अब बड़ा हो सकता है साइज, उससे बड़ा हो सकता है, वेवलेंथ ऑफ सिग्नल से भी बड़ा हो सकता है प्रैक्टिकली। छोटे की बात करें, छोटा कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम का भी एक यहाँ पर कंडीशन है कि मिनिमम जो साइज होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ एंटीना मस्ट बी λ/4। ओके, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए एंटीना का? λ/4। ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को देखते हैं तो वो सिग्नल जिनके लिए फ्रीक्वेंसी लो होगी, क्या उनके लिए वेवलेंथ तो बहुत हाई हो जाती है? बताओ बेटा, वेवलेंथ क्या होगी? बहुत हाई होगी। अगर आप देखेंगे तो रेडियो वेव्स जो होती हैं, कुछ रेडियो वेव्स ऐसी भी होती हैं लो फ्रीक्वेंसी वाली, जिनकी वेवलेंथ कुछ किलोमीटर की भी हो सकती है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज कोई वेवलेंथ है, कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ 4 किलोमीटर की है, तो अब इसके लिए मिनिमम साइज कितना होगा एंटीना का? तो आप बोलेंगे इसका 1/4, मतलब 1 किलोमीटर साइज का एंटीना होना चाहिए एटलीस्ट, अगर हम इनको ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो, अगर हम इनको सिग्नल्स को सेंड करना चाहते हैं तो अब प्रॉब्लम आ गई ना। क्या 1 किलोमीटर साइज का एंटीना पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो मतलब बेस बैंड सिग्नल्स को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर मुझे दिख रही कि एंटीने का साइज जो है वो कई बार इम्प्रैक्टिकल हो जाता है और उस साइज के एंटीने को नहीं बनाया जा सकता या नहीं सेटअप किया जा सकता। चलो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी एक प्रॉब्लम है क्या? रेडिएशन पावर की। देखिए रेडिएशन पावर की क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली जो रेडिएशन पावर होती है, मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना से आप लगातार सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं, सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, और जब आप सिग्नल्स रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, है ना? तो वो जो एनर्जी रेडिएशन है उसका जो रेट है उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन पावर। तो रेडिएशन पावर जो होती है बेटा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स की
स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडिएशन पावर एंटीने के साइज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडिएशन पावर वेवलेंथ ऑफ लाइट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये कुछ यहाँ पर रिलेशंस हैं कि रेडिएशन पावर किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एल क्या है, साइज ऑफ द एंटीना है बेटा। आपको क्या दिखेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है अगर तो रेडिएशन पावर क्या होगी, लो होगी। यहाँ से भी दिख रहा है आपको। एंड जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो वेवलेंथ भी स्मॉल हो जाती है, वेवलेंथ भी लार्ज हो जाती है, तो भी रेडिएशन पावर आपको क्या दिख रही, कम होती हुई दिख रही। तो बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन पावर की वैल्यू बहुत स्मॉल मिलती है हमें जब हम बेस बैंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो अब क्या फर्क पड़ रहा है रेडिएशन पावर के स्मॉल होने से, तो जब जैसे जैसे रेडिएशन पावर स्मॉल होगी वैसे वैसे रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही वीक होगा, जो हमारे पास वेव्स होंगी वो लेस एनर्जेटिक होंगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? तो रेंज ये ये भी एक प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम भी है एक, थर्ड प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस का क्या लॉजिक है। क्या होता है बेटा, जब हम सपोज बेस बैंड सिग्नल्स को वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं ना पूरी की पूरी, तो बेस बैंड सिग्नल्स को हमने सेंड किया। अब बेस बैंड सिग्नल तो थ्रू द एटमॉस्फेयर ही ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब जब हम थ्रू द एटमॉस्फेयर बेस बैंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ वही सिग्नल उस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रहा है। लॉट्स ऑफ सिग्नल्स मे बी देयर, है ना। तो कई सारे बेस बैंड सिग्नल्स अगर एक ही सेम स्पेस से ट्रेवल करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से उनके बीच में इंटरफेरेंस के जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। एंड जब उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा तो आपको पता है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलती है वो तो ओरिजिनल वेव से डिफरेंट होती है। उसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज अदर पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना ऐसे, फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके। समझ पा रहे हैं? तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के बीच में इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, इसकी वजह से सिग्नल्स का डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। ओके, क्लियर? तो आपको मैंने ये जो प्रॉब्लम्स बताई हैं भाई, अब क्या करें अगर हमें बेस बैंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है कई सारी, तो अब करें क्या? तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। क्या है बेटा? मॉड्यूलेशन करेंगे हम सिग्नल्स को सेंड करने से पहले। ओके, क्या होता है मॉड्यूलेशन? बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सपोज हमारे पास बेस बैंड सिग्नल्स थे जिनको हमें सेंड तो करना ही है, अब कैसे करना है ये बस मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, बेस बैंड सिग्नल्स लिए, फ्रीक्वेंसी लो होगी इनकी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है बेटा। हमने क्या किया, हमने एक दूसरी वेव ली जिसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। क्या बोल रहे हैं बेटा? कैरियर वेव। कैरियर मतलब जो कैरी करके ले जाएगी इन सिग्नल्स को, ठीक है ना। तो कैरियर वेव हमने ली एंड कैरियर वेव जो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पर इसको न्यू सी लिख दिया है बेटा। तो हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कैरी ऑन होता है बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटर। एक मॉड्यूलेटर हमने यूज किया है। वो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन बेस बैंड सिग्नल्स को, ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा बेटा, इन बेस बैंड सिग्नल्स को इन कैरियर वेव के साथ मिक्स करेगा। इट इज नॉट द सिंपल सुपरपोजिशन, समथिंग डिफरेंट है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इनके साथ मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद एक सिग्नल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। क्या क्या बना रहा है बेटा? मॉड्यूलेटेड वेव। अब जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी, ओके, वो जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो काफी हाई होगी। मतलब कैरियर वेव जो थी, है ना, उस कैरियर वेव की वजह से मॉड्यूलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो हाई मिलेगी। ओके, तो हम अब डायरेक्टली बेस बैंड सिग्नल्स को नहीं सेंड करेंगे, बल्कि हमने मॉड्यूलेटेड वेव ये जो जनरेट की है उस मॉड्यूलेटेड वेव को इस ट्रांसमीटर एंड से सेंड किया जाएगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी हमने इनकी कर दी है तो हमने अल्टीमेटली सारी ही प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर दिख रही थी
उन सबको ओवरकम कर लिया है। मॉड्यूलेटेड वेव जब सेंड की जाएगी, थ्रू द चैनल मॉड्यूलेटेड वेव पहुंचेगी, रिसीवर एंड पे जाकर के डीमॉड्यूलेशन किया जाएगा। अब जब डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो वापस से कैरियर वेव को बेस बैंड सिग्नल से सेपरेट कर देंगे, तो जो हमारे पास बेस बैंड सिग्नल्स बचेंगे वही हमारा ओरिजिनल डेटा था जिसको हमें सेंड करना था। समझ पा रहे हैं सिचुएशन? Yes, sir. तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम्स दिखाई थी, यही प्रॉब्लम्स ही रीजन है नीड फॉर मॉड्यूलेशन का। क्यों मॉड्यूलेशन हमको करना पड़ रहा है, कैसे करना पड़ रहा है ये अलग बात है, क्यों करना पड़ रहा है ये आपको समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि भाई मॉड्यूलेशन के अंदर क्या हो रहा है। तो अब बेटा मॉड्यूलेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो अब आगे की चीज है। हाँ, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे। देखिए क्या क्या, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ आपके सामने। जैसे कि देखिए जो बेस बैंड सिग्नल था जिसको हमें सेंड करना था, बेस बैंड सिग्नल, दैट मीन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो थे, उनको हम मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं। जिसका मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, सपोज हमें एक मॉड्यूलेटिंग वेव गिवन थी यहाँ पर। सपोज बेटा हमें एक मॉड्यूलेटिंग वेव गिवन थी यहाँ पर ऐसे, कोई भी हो सकती है एग्जैक्टली यहाँ पे साइनोसॉइडल होगी, दिस इज नॉट द कंडीशन, कोई भी हो सकती है। बट मैं अभी एग्जांपल जो लेकर के चल रहा हूँ वो मैंने साइनोसॉइडल वेव का लिया है। ये एक मॉड्यूलेटिंग वेव है एंड इस मॉड्यूलेटिंग वेव के लिए जो मैं इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखिए वो इक्वेशन कुछ इस तरह की है कि वाई एम, एम स्टैंड फॉर द मॉड्यूलेटिंग वेव, ये इक्वल होगी ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है ना, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है। अब हमें चाहिए कैरियर वेव। जो कैरियर वेव है बेटा, कैरियर वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी एज कम्पेयर टू दिस। मैंने यहाँ पर जो कैरियर वेव यूज की है वो भी अब कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है साइनोसॉइडल ही हो, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, ऐसी भी हो सकती है। बट अभी मैंने यहाँ पर ऐसा ही कंडीशन ले ली है कि जो कैरियर वेव होगी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू द मॉड्यूलेटिंग वेव। तो हमने इसके लिए जो इक्वेशन यूज की है वो कुछ इस तरह की है, लेट वाई सी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। इसके लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है, सी स्टैंड फॉर कैरियर। ठीक है बेटा, ओके। एम्पलीट्यूड इसका ए सी मैंने कंसिडर कर लिया। अब जब हम इसका मॉड्यूलेशन करेंगे तो मॉड्यूलेशन के बाद हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी, जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगी उसका आपको वेव फॉर्म भी ड्रॉ करने को पूछा जा सकता है कि बताइए मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसका वेव फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, आपको हो सकता है ऑप्शंस गिवन हो, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन या एक्सेप्टेबल ऑप्शन होगा। ओके, तो जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी उसके लिए समझिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे मैथमेटिकल में इक्वेशन लिख देता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे मॉड्यूलेटेड वेव की जब इक्वेशन देखते हैं तो रिजल्टेंट वेव जो हमको मिलती है वो कुछ ऐसे दिखती है। रिजल्टेंट वेव जो होगी बेटा उसकी इक्वेशन होती है लाइक दिस, वाई रिजल्टेंट इक्वल होता है ए सी 1 प्लस ए एम बाई ए सी इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। ओके, यहां पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो यहाँ पर है ओमेगा सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, y रिजल्टेंट इक्वल होगा a रिजल्टेंट इनटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। बोलो ठीक है ना, a रिजल्टेंट इसको बोला है मैंने, बताइए समझ पा रहे हैं बेटा, क्लियर है क्या? Yes. तो अभी यहाँ पर जो a रिजल्टेंट है, a रिजल्टेंट
उसका एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल है AC 1 प्लस AM अपॉन AC इंटू साइन ओमेगा m इंटू टी। ठीक है ना? अच्छा बताइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? तो आप मैक्सिमम वैल्यू कब बोलेंगे? जब भाई ये टर्म 1 हो जाएगा, ये 1 ही तो हो सकता है मैक्सिमम, है ना? जब आप इसको 1 रख देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कितना आएगा 1 रखने पर? तो आपको दिख रहा है AC प्लस AM अपॉन AC इंटू AC, तो ये कैंसिल होकर के सॉल्व होकर के A मैक्स कितना आ रहा है? AC प्लस AM। ओके बेटा, ठीक है ना? Yes, तो sir. कितना आएगा? Yes, sir. मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा बताओ? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो जब ये मिनिमम होगा, अब ये मिनिमम कितना होगा? -1। जब ये -1 होगा तो क्या बनेगा? AC माइनस AM अपॉन AC इंटू AC। तो ये सॉल्व होकर के आएगा AC माइनस AM। बताइए ठीक है ये बात? Yes. तो मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ बेटा। दोनों को ऐड कर दें अगर हम, 1 प्लस 2 कर देंगे तो AM कैंसिल होगा, 2AC इक्वल होगा A मैक्स प्लस A मिन। तो AC इक्वल यहाँ से आएगा A मैक्स प्लस A मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम 1 माइनस 2 कर दें तो क्या आएगा बेटा? तो A मैक्स माइनस A मिनिमम, उस तरफ आएगा AC से AC कैंसिल होगा 2AM, तो AM इक्वल आएगा इस बार A मैक्स माइनस A मिन अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, इन दोनों का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड द म्यू, एंड म्यू इज नोन एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो म्यू इक्वल होता है AM अपॉन AC। अब अगर क्वेश्चन के अंदर AM AC डायरेक्टली गिवन है तो ये यूज करेंगे, बट समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर A मैक्स और A मिनिमम गिवन होते हैं, तो इनके टर्म में भी आप लिख सकते हैं। AM की वैल्यू रखेंगे, AC की वैल्यू रखेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? A मैक्स माइनस A मिन अपॉन A मैक्स प्लस A मिन। बताइए ठीक है ये बात? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इतनी सी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। देन क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, मैंने जो आपको व्यू यहाँ पर जो इक्वेशन लिख करके दिखाई है, इस इक्वेशन की हेल्प से मैं यहाँ पर वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ट्रिक समझिएगा, वेवफॉर्म ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है और आता भी है। कैसे करेंगे इसकी ट्रिक है, ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक को नहीं समझेंगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप इक्वेशन को देखते रहें और वेवफॉर्म ड्रॉ कर दें, नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रिक के साथ मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा फिर कि हमने किया क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, हमेशा मॉड्यूलेटिंग वेव जो आपको दिख रही है ना, उस मॉड्यूलेटिंग वेव को ड्रॉ करना है ऊपर शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा। तो मैंने अभी इसको शिफ्ट करते हुए ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये देखो, ये देखिए मैंने इसको शिफ्ट करते हुए ऐसे ड्रॉ किया है। 1 मिनट, देखो ऐसी है ना मॉड्यूलेटिंग वेव। अब इसी चीज की मिरर इमेज, अगर यहाँ पर मिरर होता तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनती? बोलो बेटा, ऐसे ही बनती है ना मिरर इमेज। Yes, sir. ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, उसकी मिरर इमेज नीचे ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है आपको,
अब आपको जो कैरियर वेव दिख रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया बेटा, उसमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो रही है, बट एक्चुअल में तो एक कांस्टेंट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ इसको फिल कर देना है आपको। कैसे फिल करेंगे देखिए, समझ पा रहे हैं क्या? उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव थी, उस फ्रीक्वेंसी के साथ इसको फिल किया है। और कैसे फिल किया है ये आपको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है बेटा, अब समझने वाली बात Yes, है कि sir. अब जो इक्वेशन मैंने लिखी है, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वेव है, उसकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ओमेगा सी। तो यहाँ पर जो आपको वेव दिख रही है, उसकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कितनी? ओमेगा सी। ये अलग बात है कि बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो वेरिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, है ना? यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड भी तो वेरी कर रहा है ना इस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमने क्या किया है, हमने जो मॉड्यूलेटिंग वेव थी, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड को वेरी कराया। देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, देन यहाँ पे आकर के मिनिमम हुआ है, देन यहाँ पे आकर के मैक्सिमम होगा, देन आकर के मिनिमम होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ से यहाँ तक की एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की। एंड ये जो वेरिएशन हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है? जो मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी थी, वही तो ले रखी है हमने। बताइए, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. एंड यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि इस एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कुछ पोजीशन आएंगी जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो दिस इज ए मैक्स, जहां पर एम और एसी दोनों का सम हो रहा है। एंड ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड रह गया है। दिस इज ए मिनिमम। समझ पा रहे हैं बेटा? क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर आपको वेव फॉर्म मिल जाएगा। सिंपली आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इक्वेशन को, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व यूज करते हुए आपको ड्रॉ करना होगा वेव फॉर्म। ओके, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना मॉड्यूलेटेड वेव, ये डिफरेंट डिफरेंट तीन फ्रीक्वेंसीज को कैरी कर रहा था। इसमें से एफसी माइनस एफएम, एफसी प्लस एफएम, ये तीन फ्रीक्वेंसीज थी। बैंडविथ क्या है सिग्नल का? तो आप बोलेंगे सिग्नल की बैंडविथ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। तो बैंडविथ आपको कितनी मिल रही है? 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, 2 टाइम्स ऑफ एफएम। ओके, ठीक है। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन, देख पा रहे हैं? आपसे बात बोला जा रहा है, अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज स्क्वायर वेव एज शोन इन फिगर, है ना? कैरियर वेव इज गिवन बाय दिस, इसके द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म को आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, जो हमने अभी सीख रखा है। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस तो ये था कि हम सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग वेव जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने मॉड्यूलेटिंग वेव को ड्रॉ कर लिया। देखिए ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं? ये वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रही है? Yes, sir. देखो ऐसे ही है ना एग्जैक्टली। अब इसी का मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं नीचे। कर दिया मिरर इमेज को ड्रॉ। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसके लिए देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी मॉड्यूलेटिंग वेव की, मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दिख रही है? 1 सेकेंड।
एक साइकिल इसकी यहाँ से यहाँ तक तो है, ऐसे 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 ऐसे, यही तो है ना बेटा, 1 सेकेंड। तो मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है 1 सेकेंड। अब जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 पाई टी, मतलब 2 पाई 1 मिनट 2 पाई एफ इंटू टी इक्वल है 8 पाई टी के। कितना आ रहा है ये 4 सेकेंड 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज है ना, मतलब 1 सेकंड में इसकी 4 साइकिल्स होने वाली हैं। तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल तो ये वाला है भाई, ये जो था ना, इस वाले पार्ट को देखो, तो मैं इस वाले पार्ट को दिखा रहा हूँ, ये है ना 1 सेकंड। तो इस 1 सेकंड में 4 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। तो ये हाफ सेकंड में कितनी होंगी, 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। तो इस हाफ सेकंड में कितनी होंगी, 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। तो आपको 2 साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट करवानी है। आप 2 साइकिल्स कंप्लीट करवाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इसको फिल करना है। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं जब फिल करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, कोई बात नहीं, स्पेस बढ़ा लेते हैं। ऐसे गई, ऐसे लौटी, ऐसे गई, ऐसे लौटी, फिर ऐसे गई। 1 साइकिल हो गई, देखो ये, ठीक है बेटा। एंड ये हो गई सेकंड साइकिल। अब इसके बीच में भी 2 साइकिल्स हैं, तो 1 साइकिल, ये देखो, एंड 2 साइकिल। फिर इसके बीच में यहाँ पर 1 साइकिल, ठीक है ना, 1 साइकिल, 2 साइकिल। फिर इसके बीच में सेम चीज। अब आगे नहीं फिल कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके रख देता हूँ मैं। ये बताइए, आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहा है हमने? अब यहाँ पर समझने वाली Yes, बात sir. क्या है कि बेटा ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखेंगे आप, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया है यहाँ पर AC प्लस AM। AC की वैल्यू है 2 एंड AM की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, तो AC माइनस AM। AC की वैल्यू है 2, AM की वैल्यू है 1, तो AC माइनस AM कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये है फिर, ओके, ठीक है। Yes, तो sir. एक पार्ट तो यही हो गया है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे रिलेशन लगा देना है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, म्यू इक्वल होता है AM बाई AC, एंड AM इज गिवन एज 1 एंड AC इज गिवन एज 2। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 आ गई है, ठीक है, ओके। A modulated carrier wave has minimum and maximum amplitude of 200 at 800 unit. Find percentage modulation. तो आपको अभी मैंने बताया था कि ये होता है AC A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min। मॉड्यूलेशन ये होता है, परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 भी कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, ये 800 माइनस का 200 अपॉन 800 प्लस 200 इनटू 100, कितना आ रहा है बेटा, तो 60% इज द आंसर, है ना, ओके। देखिए, फाइंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम अ लेयर इन आयोनोस्फीयर हैविंग आयंस डेंसिटी 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी आपको गिवन है यहाँ पर। तो आपको पता है कि हमने जो रिलेशन देखा था वो ये वाला था क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, कि ये 9 टाइम्स ऑफ रूट n के इक्वल होता है ना। तो आप इसको यूज करेंगे तो ये है 9 एंड n मैक्स की वैल्यू भी 9 × 10⁻12 का रूट है। कितना आएगा ये, दिस विल बी 27 × 10⁶ हर्ट्ज, मतलब 27
मेगाहर्ट्ज विल बी द आंसर। ओके, ठीक है भाई। आपसे बोला गया है कि एक ट्रांसमीटर टावर एंटीना है इज सेट अप एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। व्हाट इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ मच population is covered by the transmission if the average population density around the transmitter tower is 2500 persons per square kilometer area। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो हमें तो फॉर्मूला ही लगाना है। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन का फॉर्मूला होता था 2 इंटू आर ई इंटू हाइट ऑफ द टावर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको 6400 किलोमीटर ही कवर कंसिडर करना है। तो ये हो गई है रेडियस, ये है 120, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपको जो लेंथ मिलेगी दैट विल बी द रेंज। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाए बताइए कितनी पॉपुलेशन कवर होगी। तो अब पॉपुलेशन कितनी कवर होगी इसको कैसे करें, तो इसको करना बहुत इजी है कि भाई आप बोल सकते हैं ये था टावर, ये थी इसकी हाइट, सपोज यहाँ तक इसकी रेंज है, जहां तक रेंज है इसकी। तो इस पूरे के पूरे रेंज में जितने भी लोग आए होंगे वो पूरी के पूरे एरिया को कवर करा जा सकता है। मतलब इस पूरे शेडेड एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन होगी सारी कवर्ड है। अब ये शेडेड एरिया कितना है, तो भाई ये आर ही तो है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। तो पॉपुलेशन कवर्ड मतलब कवर्ड पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कवर्ड पॉपुलेशन इक्वल होगी 2500 पर्सन पर किलोमीटर होते हैं। तो 2500 पर्सन पर किलोमीटर इनटू पाई आर स्क्वायर। इतने एरिया में कितनी पॉपुलेशन होगी, इतनी। अब यहाँ पे आर की वैल्यू अगर आपने मीटर में ली है तो आपको किलोमीटर में लेनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने डेंसिटी किस में ली है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पाई आर स्क्वायर आप यहाँ से जो निकालेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 6, ठीक है ना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एएम ब्रॉडकास्ट स्टेशंस कैन बी अकोमोडेटेड in 100 kilohertz bandwidth if the highest modulating frequency is 5 kilohertz। हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है और टोटल बैंडविड्थ जो है ना बेटा वो 100 किलोहर्ट्ज है। आप बताइए कितने मॉड्यूलेशन कितने एएम ब्रॉडकास्ट स्टेशंस को सेटअप किया जा सकता है। अब आपको समझने वाली बात ये है कि बेसिकली दो स्टेशन किसी कॉमन फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते ना, हर एक को अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलॉट किए जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे Yes, सेम कंडीशन है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट स्टेशन को हम सेटअप कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं। तो आपको पता है कि बैंडविड्थ जो होती है बेटा, बैंडविड्थ अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज की है तो जो मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगी उसके अंदर मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई। अगर मॉड्यूलेटिंग, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव कितनी है बेटा, 5 किलोहर्ट्ज है, 5 किलोहर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि अगर कैरियर वेव की कोई भी वैल्यू मैं ले लूं तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी देन एफ सी प्लस 5 किलोहर्ट्ज मान लेता हूं मैं, एंड एफ सी माइनस 5 किलोहर्ट्ज मान लेता हूं मैं। यही तो होती है ना, तीन फ्रीक्वेंसीज तो ली थी हमने अभी। तो अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से कि जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ कितनी होगी 10 किलोहर्ट्ज की। ये पॉइंट अभी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 10 किलोहर्ट्ज की यहाँ पर बैंडविड्थ होगी किसी एक मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हमने कोई भी एक स्टेशन सेटअप किया तो उस स्टेशन से जो सिग्नल्स जाएंगे, मॉड्यूलेटेड वेव जो जाएंगे, उनकी बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए, है ना। तो 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ डिवाइड होंगी स्टेशन के बीच में, तो टोटल 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ थी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस जो पॉसिबल हैं वो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे टोटल जो बैंडविड्थ हमको गिवन है, टोटल बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ
पर स्टेशन कितना आएगा बेटा? 100 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 10 किलोहर्ट्ज, कितना आ गया आंसर? 10। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? समझ पा रहे हैं आप ये Yes, पॉइंट? sir. आप कोई भी एग्जांपल लेकर के, डेटा लेकर के बात करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। भाई 10 किलोहर्ट्ज की यहाँ पर बैंडविड्थ हर एक स्टेशन को अलॉट करनी पड़ेगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने सेटअप कर सकते हैं? मैक्सिमम 10। ठीक है ना? ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज। तो एक रेडियो स्टेशन है, मान लेते हैं रेडियो स्टेशन जो है उसको मैंने P बोल दिया है। इसमें इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब जिसका मॉड्यूलेशन हमको करना है उसकी, वो है 250 किलोहर्ट्ज, विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। मतलब इसके लिए जो कैरियर वेव यूज होगी वो इसका कैरियर वेव का 10% ये है। तो मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 2500 किलोहर्ट्ज। देखो इसका 10% ये तो है। ये आपसे बोला जा रहा है कि एक दूसरा स्टेशन है जो लाइसेंस के लिए आपके पास आता है, आप बताइए उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी आप एलोकेट करने वाले हैं। तो अब क्या करें, कैसे करें? तो आप बोलोगे कि भाई जब यहाँ पर हम इसका मॉड्यूलेशन करा रहे होंगे तो इसके मॉड्यूलेशन से जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप बोलेंगे उसमें 2500 माइनस 250 मीन्स 2250 किलोहर्ट्ज की होगी मिनिमम, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2750 किलोहर्ट्ज की होगी ना? तो 2250 से 2750 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये स्टेशन P ब्रॉडकास्ट करेगा। तो अभी यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला यहाँ पर नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शंस बचे हैं भाई, ये दोनों तो यही ब्रॉडकास्ट कर रहा है ऑलरेडी, तो अब दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है ये आपको चेक करना। लेट द स्टेशन क्यों हम यहाँ पर जिसके लिए लाइसेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए 2000 फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दें तो इसका 10% होगा इसका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका 10% का मतलब 200 हर्ट्ज। तो इसके केस में जो मिनिमम होगा वो कितना होगा बेटा? 1800, एंड मैक्सिमम कितना होगा? 2200 किलोहर्ट्ज। मतलब ये तो पॉसिबल है, ये तो पूरा स्पेक्ट्रम एकदम फ्री है अभी। 1800 से 2200 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज तो एकदम फ्री है ना, तो ये इसको एलोकेट की जा सकती है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, अगर मैं इसको 2900 किलोहर्ट्ज एलोकेट कर दूं, किलोहर्ट्ज, तो इसके लिए जो ये फ्रीक्वेंसी होगी ये 290 किलोहर्ट्ज होने वाली है क्या? अब बताइए इसके लिए जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो कितना आएगा? तो 2900 में से अगर आप देखेंगे तो ये 300 कम करेंगे तो 26100 किलो हर्ट्ज बनेगा, 2610 हर्ट्ज बनेगा। मैक्सिमम कितना बनेगा? तो मैक्सिमम देखेंगे आप तो 3190 किलो हर्ट्ज बनेगा। तो इसकी ये वाली जो फ्रीक्वेंसी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस रेंज में ही आ रहा है ना। तो आपको क्या दिखेगा, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? ये वाला। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया हुआ है। अभी बेटा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ एक सिंपल जो डाइपोल एंटीना होता है इसकी वर्किंग देख पा रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो मेटालिक सेक्शंस हैं, इन मेटालिक सेक्शंस को हमने कनेक्ट कर रखा है आपस में। अब जिस कनेक्शन से हमने कनेक्ट किया है वो भी कंडक्टिंग होगा, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, वही यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए। ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर हम इस तरह से इंसिडेंट कराएंगे तो आपको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ यहाँ मूवमेंट दिखाया जा रहा है। ये मूवमेंट क्या दिखा रहा है कि जिस इंस्टेंट पे फील्ड इस तरफ होगी, इस तरफ होगी फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ अपोजिट साइड ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अगली साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगली साइकिल में सेम एंड जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। बताइए समझ पा रहे हैं? ओके,
बोलिए भाई। तो इस तरह के एंटीने को यूज करते हैं हम सेंड ट्रांसमिटिंग एंटीने के तौर पे भी एंड रिसीविंग एंटीने के तौर पे भी। ओके, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन क्या है। अ डाइपोल रेडियो ट्रांसमीटर हैज इट्स रॉड शेप्ड एंटीना ओरिएंटेड वर्टिकली एट अ पॉइंट ड्यू साउथ ऑफ द ट्रांसमीटर द रेडियो वेव्स हैव देयर मैग्नेटिक फील्ड। आपसे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक एंटीना है, ठीक है, उस एंटीने के रिस्पेक्ट में मैंने डायरेक्शंस यहाँ पे दिखा दी हैं। एट अ पॉइंट ड्यू साउथ ऑफ द ट्रांसमीटर, मतलब ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ पर है तो इसके साउथ में यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है, लेट यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट को मैंने पॉइंट पी बोल दिया, पॉइंट पी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। द रेडियो वेव्स हैव देयर मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट पी पे जो रेडियो वेव्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये हमको यहाँ पर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। ट्रांसमिटिंग एंटीने के बारे में बोला जा रहा है बेटा कि रॉड शेप्ड है और ओरिएंटेड वर्टिकली है, मतलब अगर यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन दिखाएं तो ओरिएंटेशन यहाँ पर वर्टिकल है, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, है ना। बोलिए। अभी जो मैंने जस्ट पहले इसके एनिमेशन दिखाया था, अगर आप उस एनिमेशन को समझ पाए तो उसमें आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एंटीने का जो अभी मैंने इसके पहले जो बेटा यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में मैंने ऐसा कुछ दिखाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इसी के प्लेन में होगी, Yes, sir. ऐसा दिखाया था मैंने कुछ आपको। तो फिर से दिखा दीजिए, हाँ फिर से दिखा दीजिए ना। रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में होगी, है ना। Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके प्लेन में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर रॉड वर्टिकल है तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग होगी, है ना। देखिए वापस से मैं Yes, sir. दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए, रॉड हॉरिजॉन्टल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रॉड वर्टिकल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, वर्टिकल प्लेन में होगी। सही, समझ पा रहे हैं ये बात। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिचुएशन उसके साथ, तो आपको क्या दिखेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में अब ड्रॉ करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये जरूर आपको दिख रहा है कि वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से रेडिएट होकर के इधर जा रही है एंड प्रोपोगेशन की डायरेक्शन तो इस तरफ थी वेव की, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह से डायरेक्टेड है वर्टिकली। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, तो ई क्रॉस बी करके वी निकालते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस लाइन के लॉन्ग आएगी। बताइए ठीक है ना। सही है यहाँ सर। पर इस पॉइंट पर, इसके आगे कोई पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हो, इस तरफ डायरेक्टेड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट एंड वेस्ट के अलोंग ही हमेशा ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके।